There are a number of key drivers for creating self-sustainable cities. And to showcase and discuss these aspects on the latest developments that are in the growth of sustainable cities in urban India, and also to learn about the opportunities for the industry, PhD Chamber of Commerce and Industry is organizing this webinar, and we are very grateful that our secretary, our chief guest, Mr. Durga Shankar Mishra ji, IAS, Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, and kindly agreed and will now be addressing the conference. May I now request the Secretary, Urban Housing and Urban Affairs and Housing to kindly give his observations and remarks on this very important subject. Thank you. Is my voice being heard, Saurabh ji? Yes, sir. Very clear, sir. Very clear. Okay. Mr. Manish Agrawal ji, Chairman of PhD Housing and Urban Development Committee, the other members of the PhD Chambers of Commerce and Industry, Saurabh Sanyal ji, the Secretary General of PhD Chamber, and the various other guests who will be speaking on in the today's very important subject of creating self-sustaining townships. All those who have joined this webinar from different parts of the country, a very, very good afternoon to all of you. If there is no foreign national, may I switch on to Hindi because I love speaking Hindi. That's our language, and we should all. I mean, I promote speaking in Hindi wherever possible. If there are some foreign nationals, I'll continue speaking in English. It will be a pleasure to hear you in Is that Hindi. all right? Hindi is okay, or should I continue English? Sir, it will be a pleasure to hear you in Hindi. आप हिंदी में दे सर अपना. Okay, thank you. So that's good. If there are foreign nationals, then maybe I'll continue in English. But since it's a Indian stuff, we should do it in Hindi. That's our mother tongue. सबसे पहले तो मैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इस बात के लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने रखा है, क्रिएटिंग सेल्फ सस्टेनिंग टाउनशिप्स। इस विषय पे आप चर्चा करेंगे और निश्चित तौर पे इस चर्चा से तमाम लोगों के अनुभवों से, तमाम लोगों की जानकारियों से ऐसी कुछ बातें निकल करके आएंगी जो कि इसके लिए आगे का रास्ता भी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो कि वास्तव में टाउनशिप को बनाने में लगे हुए हैं, ऐसे लोग भी हैं जो टाउनशिप बनाने के लिए जो सिस्टम्स बनते हैं उन सिस्टम्स पे काम, जैसे प्रोफेसर राव है, इज द डायरेक्टर ऑफ स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, जो कि इसके बारे में ये एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे हमारे अर्चना जी हैं जो कि एनसीआरपीबी में पूरा हमारा नेशनल कैपिटल रीजन है, वहां पे कैसे हमारा आगे का डेवलपमेंट है उसके बारे में, या अनुराग जी हैं जो कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में। तो यहाँ पे काम करने वाले जो वास्तव में ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट करने वाले भी हैं, पॉलिसी मेकर्स भी हैं, और जो उसको जिसके ऊपर जो एकेडमिया है, तो एकेडमिया, इंडस्ट्री एंड एक्सक्यूशन की जो लोग हैं, तीनों के तीनों लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पे कुछ एक नई बात निकल करके आएगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सान्याल साहब से कि कुछ अच्छी बातें ऐसे निकल करके आती हैं, जरूर आप उसे हमारे मंत्रालय के साथ शेयर करें, जिससे हम उसे आगे के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन में उसका उपयोग कर सकें। सर, वैसे भी हम लोग हमेशा जो भी एक वेबिनार वगैरह करते हैं उसकी रिपोर्ट हम जरूर सरकार में भेजते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, श्योर, थैंक यू। मैंने कहा ये बहुत आवश्यक 2-3 वजहों से। सबसे पहला तो ये कि अभी पूरी दुनिया एक कोविड-19 महामारी के तौर से गुजर रही है। मार्च 2020 में इसका पहला झोंका आया और अभी अप्रैल से उसका दूसरा झोंका बिल्कुल सुनामी जैसा आया और वो लगभग खत्म भी हो गया। लेकिन आगे भी आने के लिए कुछ लोग संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। तो एक तरफ हमारे तरफ महामारी है, महामारी ने हमको बहुत कुछ नई चीजें सिखाई है, और उन चीजों को अगर हमने सीखा है तो उसे हमें आगे के लिए टाउनशिप में उसको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या हम करें कि जैसे इस प्रकार की महामारी से हम लोग उसको एड्रेस कर सकते हैं, उसके लिए पूरी तरह से हम लोग उसकी तैयारी रख सकते हैं। दूसरी तरफ जो हमारे देश में जिस प्रकार से अर्बन एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है, अर्बन एरिया जिस प्रकार से जिस तेजी से विकसित हो रहा है,
अभी अग्रवाल साहब बता रहे थे कि हमारी आबादी लगभग 30% अर्बन एरिया में। मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारी आबादी लगभग 36% के आसपास है। हमारी करीब 32% हुआ करती थी 2011 सेंसस में, और अभी अनुमान ये है कि लगभग 46 करोड़ लोग अर्बन एरिया में रह रहे होंगे। ये नंबर करीब 37-38 करोड़ के आसपास था 2011 में। अगर सेंसस होता तो ये नंबर लगभग 46 करोड़ के आसपास होता। और आगे का जो अनुमान है 2051 तक, जो वर्ल्ड बैंक पॉपुलेशन रिपोर्ट के मुताबिक 2051 तक हमारी आबादी बढ़कर के लगभग 87-88 करोड़ के अनुमानित है। यानी आज जो हमारी आबादी है इसकी दूनी आबादी हमारे शहरों में रहना चालू कर देगी। और ओवरऑल अगर देखें, जैसे कि पीछे आप याद कर रहे हैं कि हम लोग पहले गांव में ज्यादा लोग रहते हैं, हम लोग 2051 के बाद एक शहरी एरिया में रहने वाले देश हो जाएंगे। मेजॉरिटी यहाँ पे पॉपुलेशन मोर देन 50% विल बी लिविंग इन द अर्बन एरिया। और ये तब, जबकि अगर आप आबादी का जो हमारा शहरी आबादी उसका डेफिनेशन आप देखें, अगर हम वो डेफिनेशन प्रयोग करें जो तमाम सारे देशों में होता है, तो आज भी हमारे देश का अर्बनाइजेशन 50% से कहीं ज्यादा है। जिसके आधार पे तमाम सारे देशों के फिगर से कि उनका अर्बनाइजेशन इतना परसेंट है, लेकिन हमारा इतना स्ट्रिंजेंट है, जो कि हम स्टैट्यूटरी टाउनशिप या हमारा जो डेवलपमेंट एरिया उसी को हम लोग अर्बन एरिया मानते हैं। इसकी वजह से जो हमारा सेंसस में डेफिनेशन है, इसकी वजह से आज हमारी ये पोजीशन है। अर्बनाइजेशन एक तरफ तो सब कहते हैं कि अर्बन एरिया द इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्यों? क्योंकि एक साथ अगर देखें कि अर्बन एरिया में इतने छोटे से एरिया में इतने बड़े सारे लोग रहते हैं, इतना बड़ा हेवी पॉपुलेशन को करता है, और वो सारा पॉपुलेशन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक सिनर्जी बनाने के लिए, कि जिससे कि जाके हमारे जो रिक्वायर्ड है जो प्रोडक्शन के लिए, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे सर्विसेज हो, वो सारी एक्टिविटीज जहां जनरेट होती है, इसीलिए इसको इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। आज की डेट में अगर आप देखें तो हमारे देश का लगभग 65% जीडीपी हमारे अर्बन एरिया पे डिपेंडेंट है, जो आगे बढ़कर के 75 से 80% के लिए अनुमानित है कि 30 साल में 75 से 80% हमारा जीडीपी इसी अर्बन एरिया पे होगा। अगर दूसरे तरफ एम्प्लॉयमेंट की बात देखें तो आज की डेट में लगभग 75% एम्प्लॉयमेंट अर्बन एरिया में, ये और भी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे जीडीपी हो, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, या लोगों की लाइफ को, जबकि जैसे मैं खुद गांव का पैदा हुआ, गांव में शुरुआती 12 साल मैंने अपने गांव में गुजारे, लेकिन उसके बाद पढ़ाई के लिए मैं बाहर चला गया। तो जो लोग, हर कोई अपने लाइफ को सुधार करने के लिए, अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, चाहे एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, सर्विसेज के, एंटरटेनमेंट के लिए, तमाम सारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, बहुत सारी चीजों के लोग रूरल से अर्बन जाते हैं। और इसी की वजह से हमारा अर्बन पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है वो वैसा नहीं है जो कि रूरल पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है, या बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और ऐसे में नए नए शहर भी बनेंगे, शहरों के भी ग्रोथ होंगे, और शहरों के अंदर भी रीऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी रीडेवलपमेंट भी होंगे, रेट्रोफिट भी होंगे। वो तमाम सारी हमारी जो है ऐसी चीजें होंगी जिसके माध्यम से हम बड़ी पॉपुलेशन को, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको दे दूं, सीधे सिंपल सा उदाहरण, कि अभी हमारा, आपने देखा होगा ईस्ट किदवई नगर, ईस्ट किदवई नगर में पहले कितने लोग रहते थे वहां पे, और आज वहां पे कितने लोग रहते हैं? लगभग 8 गुना लोग वहां पे बढ़ गए। वहां पे एफएसआई का प्रयोग करके, वहां पे मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स का प्रयोग करके, और बेहतर किस्म के लाइफ हो। मैं जहां रहता हूँ, न्यू मोती बाग में रहता हूँ, वहां पे भी पहले कितने लोग रहते थे, आज वहां पे कई गुना ज्यादा लोग वहां पे रहते हैं, और तब भी हमारी लाइफ की क्वालिटी वहां पे बेहतर हो गई। हमें ज्यादा रोशनी भी मिलती है, ज्यादा हवा भी मिलती है, ज्यादा हमें रोड में भी हमको ज्यादा अच्छा है, और हमारी जो वहां पे सैनिटेशन की व्यवस्था भी अच्छी है। तो एक तरफ हमारी लर्निंग हो रही है, हमारी चुनौती है, और तीसरी तो हमारी जरूरत भी है, क्योंकि देश की आबादी अगर बढ़ेगी तो या तो देश में कंजेशन होगा, देश में लोगों को तमाम किस्म की समस्याएं होंगी, लोग सड़कों पे घंटों, मुझे ख्याल है थाईलैंड में जब हम पहले, मैंने उत्तर प्रदेश में मैं टूरिज्म के स्पेशल सेक्रेटरी हुआ करता था, आई एम टॉकिंग इन 90s, अगर हम बैंकॉक चले गए किसी कॉन्फ्रेंस में, तो बैंकॉक में सड़क के ऊपर घंटों लग जाते थे, वहां पे कहीं से कहीं जाने में घंटों लग जाते थे। आज वहां पे बड़ी सुचारू रूप से वहां पे यात्रा हो सकती। तो मोबिलिटी बिकम्स अ मेजर चैलेंज। लोग आते हैं और वहां पे स्लम्स में लोग रहना चालू करते हैं। लोगों की जरूरतें तो है, आपने देखा कि जब पेंडेमिक आया था, उसका पहला फेज आया था, जो लोग यहाँ से शहरों को छोड़ करके अपने गांव में वापस भागना चालू कर दिए, शहरों से छोड़ करके लोग छोटे शहरों में जाना चालू किए। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये कौन से लोग हैं जो जाने वाले, ये वे लोग जाने वाले हैं या तो स्लम्स में रह रहे हैं, या वे लोग जाने वाले हैं जो कि इनफॉर्मल सेटलमेंट में रह रहे हैं। फॉर्मल सेटलमेंट नहीं, वहां पे कोई आपको जो है यहाँ की बड़ी जो कॉलोनीज है,
कि वसंत कुंज से कोई वहां से जाने वाला नहीं है, डिफेंस कॉलोनी से जाने वाला कोई नहीं है, जीके से कोई जाने वाला नहीं है। वहां वो जाएगा जो जीके के बगल में एक स्लम बना हुआ वहां से जाएगा, या उसके पास में कोई एक इनफॉर्मल सेटलमेंट बना वहां जाएगा, अनऑथराइज्ड कॉलोनी वहां जाएगा, क्योंकि चीजें इतनी बेतरतीब तरीके से, अनप्लान तरीके से डेवलप कर रखी है कि जिसकी वजह से उसको लाइफ के तमाम सारे चैलेंजेस होते हैं, उन चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकता। सोचता कि अगर जान है तो जहान है, अपनी जिंदगी बचानी है तो हमें इसको वहां से निकल करके अपने गांव वापस जाए, अपने छोटे शहर में जाए, जिससे एक अच्छे उसके माहौल में वो रह सके और अपनी लाइफ को सुरक्षित कर सके। तो इसके लिए ऐसे समय में ये हमारा जो सोचना कि हम कैसे सेल्फ सस्टेनिंग टाउनशिप बनाएंगे, ये बहुत ही आवश्यक है, एक बहुत बढ़िया विचार है। मैं समझता हूं कि ये विचार जो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आज डिस्कशन रखा है, ये इसमें बहुत सारे रियल एस्टेट सेक्टर के बिल्डर्स, डेवलपर्स भी आपके आज इसमें भाग ले रहे होंगे, उन सबके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। दूसरी चीज, आज हम जब बात कर रहे हैं, अब इस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पिछले 7 साल में एक बहुत तेजी से अर्बन डेवलपमेंट हुआ है, बहुत कुछ हमारी लर्निंग हुई है। अगर आप देखें, आप पिछले 7 साल पहले घूम करके देखें, 2014 के पहले का देखें और 2014 के बाद का आपका देखें, जिस प्रकार से चाहे सैनिटेशन के बारे में हुआ, आज हम सबकी सेंसिटिविटी, आप कह सकते हैं कि हमारे सर, मैं नहीं कहूंगा कि 100% साफ हो गए, लेकिन 70% तो साफ हो गए। आज आपको सड़कों पे डिफिकेट करते हुए लोग नहीं दिखते। आज आपको जो है वहां पे जगह जगह कूड़ों का ढेर जगह नजर आता है। अभी भी थोड़ा कुछ है, हम पूरा 100% नहीं कर पाए। आज वो जो पानी के बारे में, जो हमारा जो मोबिलिटी के बारे में, बहुत सारी चीजों का पिछले 7 सालों में एक बड़ी तेजी से सुधार हुआ है, लेकिन अभी और लंबा रास्ता में तय करना है, और वो लंबा रास्ता इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ऐसा जो हमारा जो है एक सेल्फ सस्टेनिंग सिटी टाउनशिप बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। जो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, लगभग करीब 12 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अर्बन एरिया में हुआ है पिछले 6-7 सालों में। ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, उसको इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग भी हैं, इंडिविजुअल भी इन्वेस्टमेंट किया है, इसको जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया है, इसको फॉरेन असिस्टेंस से इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो तमाम सारे स्रोत से मिलकर के इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट हुए और इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ेंगे। ऐसा माहौल आपको नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, आपने एनआईपी की बात सुनी होगी, लगभग 110 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट करने का 5 साल का प्लान है, और उसका करीब 17% जो है हमारे मंत्रालय के द्वारा ही किया जाना है, यानी अर्बन स्पेस में, अर्बन के प्रोग्राम में किया जाना है। दैट ऑल्सो शोज मैसेज। अगर आप देखेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर में इतने किस्म के रिफॉर्म्स हुए, शायद पिछले 60 सालों में इतने रिफॉर्म्स नहीं होंगे जो कि पिछले 7 सालों में रिफॉर्म्स हुए हैं। चाहे वो रेरा का रिफॉर्म हो, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट का जो रिफॉर्म हो, मैं फिर पहले बार होम बायर्स को उनको जो मौका दिया गया, एक ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल व्यवस्था दी गई। अभी हाल में थोड़े दिन पहले अभी भारत सरकार की, भारत की कैबिनेट ने, जो हमारी फेडरल सिस्टम की कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट ने एक मॉडल टेनेंसी एक्ट, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव एक्ट, अगर आप उसको ध्यान से देखें, कैसे एक रियल एस्टेट सेक्टर में एक नई जगह बना देगा, एक नई किस्म की, जो कि एक इनफॉर्मल मार्केट में पूरी हमारी इकोनॉमी, इसकी रेंटल इकोनॉमी चल रही थी, जहां पे लोगों को भय होता था। 1.1 करोड़ मकान लोगों ने सेंसस 2011 के मुताबिक खाली रखा था, इस नाते, इस डर के मारे कि अगर मकान किराए पे दे देंगे तो मकान हमें वापस नहीं मिल पाएगा। जिस दिन ये कानून, राज्य सरकारें ये कानून बना लेंगे, वो बहुत ही सिंपल सा कानून, मॉडल टेनेंसी एक्ट बना करके राज्यों को भेजा गया, और हम उसे परसों करें राज्यों के साथ, किया उसको वो लोग अपने या तो नया कानून बनाए या पुराने कानून में उसको जो है उसको लागू करें। जिस दिन वो लागू होगा, इसमें बहुत नई किस्म के तमाम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपने सोचा नहीं होगा कि लोग हॉस्टल्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सोचा मैंने, वो हॉस्टल चाहे लड़कियों के लिए हॉस्टल हो, लड़कों के लिए हॉस्टल हो, कामगारों के लिए हॉस्टल्स हो, अलग अलग किस्म के सेगमेंट्स के लिए हॉस्टल हो, ऐसे अच्छे हॉस्टल्स, ऐसे किस्म के इन्वेस्टमेंट होंगे जो कि लोगों को नई किस्म की जिंदगी देंगे। यानी पूरा का पूरा प्रयास है कि किस प्रकार से हम लोगों की एक लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। जो हमने स्मार्ट सिटी के माध्यम से सीखा है, स्मार्ट सिटी जो पिछले 6 सालों में, अभी 3 दिन के बाद मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगा, 25 तारीख को हम 4:15 बजे से लेकर के 5:30 बजे के बीच में हमारे 3 मेजर मिशन, अमृत अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, हाउसिंग फॉर ऑल यानी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, और तीसरा हमारा स्मार्ट सिटी मिशन, इनका 6ठा साल पूरा होने जा रहा है। इसका हम 4:15 से 5:30 के बीच एक फंक्शन कर रहे हैं, पूरे कंट्री भर को हम उसको जोड़ेंगे। इसमें हमारे क्या अचीवमेंट हुए, क्या हमारी लर्निंग हुई, आगे का हमारा क्या रास्ता बनने वाला है,
कैसे हम लोग पूरे देश को, इसको पूरी अर्बन एरिया को सॉल्व करेंगे, ये हमने रास्ता निकालने के, इसकी हम चर्चा करेंगे। हमने जो स्मार्ट सिटी से जो लर्निंग हुई है, आप कुछ कह सकते हैं कि हो सकता है कम हुई है, ज्यादा हुई है, बहुत कुछ हुई है। मैं तो कहूंगा कि मुझे मालूम ही नहीं था कि आखिर ये स्मार्ट सिटी होती क्या है। ये 6 साल पहले अगर आप पूछे तो शायद हम बता भी नहीं सकते थे कि स्मार्ट सिटी होती क्या है, लेकिन आज हम बता सकते हैं, दुनिया को दे सकते हैं कि हमने ये सीखा, स्मार्ट रोड का ये मतलब है, स्मार्ट वाटर का ये मतलब है, स्मार्ट एनर्जी का ये मतलब है, स्मार्ट एजुकेशन का ये मतलब है, स्मार्ट स्कूल का ये मतलब है। यानी ये सब तमाम सारी जो हमारी लर्निंग हुई है, हमारी जो किस प्रकार से हम लोग जो अपने रीजनल प्लानिंग करेंगे, कैसे हम लोग अर्बन डिजाइन करेंगे, ये सब सारी की सारी हमारी लर्निंग, कैसे हम लोग अपने कल्चरल हेरिटेज को रिटेन करेंगे, कैसे हम लोग सोशल इकोनॉमिकली सस्टेनेबिलिटी, अपने शहर को सस्टेनेबिलिटी दे सकेंगे, ये सारी हमारी लर्निंग हुई। और इसके लिए हमने एक किताब बनाई, अभी 2 महीने पहले हमने पब्लिश की है। इस किताब का नाम, अभी हाल में मैंने इंडियन एक्सप्रेस में मेरा और एक ओपी अग्रवाल साहब का एक ज्वाइंट आर्टिकल निकला था, जिसमें हमने कहा कि लर्निंग फ्रॉम द स्मार्ट सिटी टू मेक सिटीज स्मार्ट, किसी भी शहर को हम स्मार्ट बना सकते हैं। उसके लिए हमने क्या सीखा है, उस चीजों को हमने उसमें शेयर किया, उस किताब में शेयर किया, उस आर्टिकल में ब्रीफली हमने शेयर किया कि ताकि जो हमारा मिशन था स्मार्ट सिटी का, जिससे हमारी लर्निंग हुई, क्या हम उस मिशन को मूवमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हम आने वाले समय को हम अपने सारे के सारे जो अर्बन स्पेस में जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं उनको हम लोग एक मूवमेंट, एक पूरा का पूरा एक अभियान बन सकता है कि आने वाला जो हमारे जो भी डेवलपमेंट होगा, हम रोड बनाएंगे लेकिन स्मार्ट रोड बनाएंगे। क्यों हम ऐसा रोड बनाए जो बार बार हमें काटना पड़ता हो, क्यों हम ऐसा रोड बनाए जिसपे लोग चल नहीं सकते हो, क्यों हम ऐसा रोड बनाए जहां पे अगर कोई अगर हमारा कोई सीनियर सिटीजन है वहां पे बैठ नहीं सकता है, ऐसी रोड बनाने की जरूरत क्या है। हम क्यों नहीं हम ऐसे स्मार्ट हैबिटेट बनाए जिसमें कि हम हर तरह की उसकी सुविधाओं को पूरा कर सके। ये जो तमाम हमारी लर्निंग स्मार्ट सिटी हुई है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, अभी मैंने इसको बेल को, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को ठास दिया है कि जो हमारी लर्निंग इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के बारे में जो हमने 6 साल पहले चालू किया, आज हमने 68 बना दिया, 19 के ऊपर काम चल रहा है। लेकिन क्या हम इसका एक मॉड्यूल बना सकते हैं, ऐसा स्मार्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, या इसको इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहिए, जो कि इतना ज्यादा उपयोगी पाया गया ड्यूरिंग कोविड-19। क्या हम ऐसा कुछ बना सकते हैं जो कि किसी भी शहर में चालू हो सकता है, ताकि उस मॉड्यूल को, जैसे कि आपको एक विंडो का सिस्टम बनाएगा, विंडो को किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे आप यूज कर सकते हैं। ऐसा क्या हम ऐसा मॉड्यूल बना सकते हैं, सस्ता मॉड्यूल बना सकते हैं, जिस मॉड्यूल को हम फर्दर उसे स्केल अप कर सकते हैं अपनी जरूरतों को, चाहे हमारे सैनिटेशन के बारे में, वाटर के बारे में, एनर्जी के बारे में, मोबिलिटी के बारे में, जो हमारी जरूरत है उन जरूरतों को क्या हम स्मार्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से कर सकते हैं। और बहुत जल्दी मेरे पास बेल इस पर डेवलपमेंट कर रहा है, दे आर गोइंग टू मेक ए प्रेजेंटेशन टू मी। एक बार ये तैयार कर देंगे, हम इसको एक प्रोडक्ट के तौर पे इसको लॉन्च कर सकते हैं कि वो बेल का प्रोडक्ट होगा, हमारा टोटली इंडिजिनस बेल बनाया हुआ मॉडल होगा, जिसे किसी शहर को स्मार्ट बनाना, उस मॉडल से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो आज हम जब बात कर रहे हैं 2021 में बात कर रहे हैं, काफी हम वाइज होकर के बात कर रहे हैं। जब हम टाउनशिप के बारे में बात करें, काफी हमने विजडम पिछले 6-7 सालों में बहुत कुछ सीखा हुआ है, और जो हमने जो सीखा हुआ है, हम उस सीख को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। कैसे अपने शहर को हम ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं, बच्चों के लिए, औरतों के लिए, जो हमारे बूढ़े सीनियर सिटीजन है उनके लिए हम कैसे ज्यादा सिक्योर शहर बना सकते हैं। ये जो हमने सीखा हुआ है, उस सीख को हम लोग आगे के लिए लागू कर सकते हैं। अब मैं आता हूं आपके अर्बन टाउन प्लानिंग के बारे में। इसमें 2-3 बातें मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा। आप लोग काफी ज्यादा जानकार हैं, इसलिए मुझे इसमें बहुत ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है, काफी सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन कुछ एक चीजें जो कि मैं जरूर आवश्यक समझता हूं उसको बात करने के लिए। जो सबसे पहला है कि इसके बारे में हमारे मंत्रालय ने 2014 में एक अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस बनाया था, जिसको कहते हैं हम URDPFI गाइडलाइंस। ये मास्टर गाइडलाइन से कोई भी रीजनल डेवलपमेंट करने के लिए, और ये गाइडलाइंस पूरे देश के सारे राज्यों ने इसको, क्योंकि भारत सरकार मॉडल बनाती है, राज्यों में अर्बन डेवलपमेंट इज स्टेट सब्जेक्ट, इसे सारे राज्य इसको अडॉप्ट करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स हैव अडॉप्टेड आवर 2014 गाइडलाइंस। उस गाइडलाइंस के कुछ एक जो चीजें हैं जो कि महत्वपूर्ण, जब से सबसे बड़ा चीज है कि हमको जो सिटी बनाना है, उस सिटी को उसकी अर्बन प्लानिंग कैसे होगी, रीजनल प्लानिंग कैसे होगी, क्या प्लान करेंगे जिससे कि हम लोग इन्वायरमेंटल क्लाइमेट, जो आज एक क्लाइमेट एक मेजर चैलेंज हो गया, पानी बरसता, भी बरसात का मौसम है, तमाम सारे शहरों में पानी इकट्ठा होना चालू हो जाता है, कई जगह बाढ़ लग जाती है, लोगों की लाइफ उससे डिस्टर्ब हो जाती है। आपने मुंबई और तमाम सारे शहरों के बारे में देखा होगा कि जो दिक्कतें आती है। क्या हम ऐसी प्लानिंग करें कि जिससे कि हमारा जो है,
जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम, नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम को कैसे हम लोग रोक सकते हैं, कैसे हम ये इंश्योर करें कि वहां पे वाटर लॉगिंग ना होने पाए, वहां पे जो हमारी जो 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 वाटर बॉडी जो ग्रीन एंड ब्लू का प्रॉपर कॉम्बिनेशन वहां पे बना रहे, ये इसके बारे में जो रीजनल प्लान में एक हमें अर्बन प्लानिंग के बारे में बहुत सारा डिटेल दिया गया। और हमने हाल के समय में इस मंत्रालय में अमृत योजना के तहत हमने 2 किस्म की चीजें बनाई है सेप्ट यूनिवर्सिटी की मदद से। एक हमने बनाया टाउन प्लानिंग स्कीम, कैसे हम लोग टाउन प्लानिंग कर सकते हैं, यानी नए शहर को बसाने के लिए कैसे टाउन प्लान कर सकते हैं जो कि सारी जरूरतों को पूरा करे। दूसरा बनाया लोकल एरिया प्लान। लोकल एरिया प्लान में ब्राउनफील्ड जो ऑलरेडी बनाया है उसको हम लोग कैसे सुधार कर सकते हैं जिससे कि लोगों की जरूरतों को हम लोग मैक्सिमम पूरा कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है this is one area, urban planning is one major area which is also learning from our smart city mission। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे शहर को, अब ये शहर के भीतर शहर की बात आप कर रहे हैं, जैसे दिल्ली शहर है तो दिल्ली शहर के भीतर ये न्यू मोती बाग अपने आप में एक शहर है, क्योंकि वहां पे भी 2-4 हजार लोग रहते हैं। तो वो शहर आपका चाहे 100 एकड़ का हो, 200 एकड़ का हो, 300 एकड़ का हो, वो शहर के भीतर शहर है। उस शहर को कैसे आप सेल्फ सस्टेनिंग बनाएंगे ताकि जो हमारी जितनी सारी जरूरतें हैं, लोकल हमारी रिक्वायरमेंट है, वो सारी रिक्वायरमेंट मोस्टली वहीं पे पूरी हो जाए। और जो नहीं पूरी हो सकती है दैट कैन बी डन थ्रू द ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। वहां पे मास रैपिड ट्रांजिट है, मास रैपिड ट्रांजिट के माध्यम से हम सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं और वहां से अपनी चीजों को पूरा कर सकते हैं। तो दिस इज अनदर एरिया कि हम कैसे अपनी जरूरतों को सारा का सारा उसका हम कैसे, इट इज ऑल द गेम ऑफ हाउ डू यू मैनेज योर FSI। अपने FSI को कैसे आप मैनेज करेंगे, कितना आप उसको जो है ग्राउंड कवरेज क्या करेंगे जिससे कि लोगों को पर्याप्त जगह मिले। हर आदमी की खेलकूद की भी जरूरत हो, स्वास्थ्य रखने की जरूरत है, ग्रीनरी की भी जरूरत है, रोड की जरूरत है, तमाम सारी हमारी सैनिटेशन की रिक्वायरमेंट है। उन सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए अगर आप देखें तो हमारे न्यू मोती बाग में मुश्किल से 22% हमारा केवल कंस्ट्रक्टेड एरिया है, बाकी सारा खुला हुआ है। अगर आप मेरी कॉलोनी में जहां मैं रहता हूं अगर आप आकर के देंगे तो आपको लगेगा पूरा खुली कॉलोनी। आप अगर इसके जोन में जाकर देखें वहां पे 28% केवल कवर्ड एरिया, बाकी 72% खुला हुआ एरिया है। ये हमारी प्लानिंग का कमाल है कि जिससे कैसे हम लोग अपने उसको चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारा सैनिटेशन। सैनिटेशन तो हम तो गंदा करेंगे। हमारा जो है चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो चाहे हमारा लिक्विड वेस्ट हो, जो सॉलिड वेस्ट है तो सॉलिड वेस्ट के बारे में कैसे हम उसको जो है जो कंपोस्टेबल उसको कंपोस्ट वहीं पे कर दें। व्हाई शुड इट गो आउटसाइड, व्हाई शुड इट लोड द जो हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या हमारी म्युनिसिपल बॉडी है उसके ऊपर क्यों लोड पड़े। हमने मगरपट्टा जो है वहां पे पुणे में जाकर के मगर सारोन का जो देखा कॉलोनी देखा, वो सारा का सारा वहीं ट्रीट करते हैं। ऐसे तमाम सारे आज की डेट में जो होता है वो लोग अपने वहीं के वहीं ट्रीट करते हैं। और जो नॉन ट्रीटेबल है यानी जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको आप सेग्रीगेट करके वहीं से सीधा यू कैन गेट ए वेल्थ आउट ऑफ द वेस्ट। उस वेस्ट से आपका काफी इसको जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी बना करके वहीं से, क्योंकि एक बड़ी मात्रा में जहां पे 2-4-5 हजार लोग रह रहे हैं, आप एक छोटा सा यूनिट बना सकते हैं जिसको सेग्रीगेट करके वो बाहर बेच करके उससे पैसा भी मिलेगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, जो हमारा लिक्विड वेस्ट है वो लिक्विड वेस्ट से उसको हम अगर वहीं पे STP लगाकर उसको ट्रीट कर दें और ट्रीट करके वहां की जो हमारी हॉर्टिकल्चर की रिक्वायरमेंट है या हमारे फ्लशिंग की रिक्वायरमेंट है, यानी डुअल पाइपिंग सिस्टम। डुअल पाइपिंग सिस्टम अगेन इज ए मैंडेट अंडर आवर बिल्डिंग बायलॉज, जो हमने मॉडल बिल्डिंग बायलॉज बनाया जिसको हमने 2016 में सारे राज्यों को दिया और सारे राज्यों ने इसको अपने अडॉप्ट कर लिया। तो उसमें हम डुअल पाइपिंग सिस्टम की बात करते हैं कि जो हमारा फ्लशिंग की रिक्वायरमेंट है या हमारी जो गार्डनिंग की रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट को क्या हम अपने ट्रीटेड वाटर से यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारे जो है अमृत योजना में हमने अभी तक 1240 MLD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं और उसमें से 905 MLD वाटर हमारा रीयूज रिसाइकिल हो रहा है। या तो इंडस्ट्री उसको यूज कर रही है या बिल्डिंग उसमें यूज हो रहा है या उसको हॉर्टिकल्चर में यूज हो रहा है, तमाम किस्म से उसका यूज हो रहा है। यानी हमारे जो रियल फ्रेश वाटर है, चाहे ग्राउंड वाटर हो या सरफेस वाटर, उतनी रिक्वायरमेंट हमारी कम हो रही है। हम वाटर को कंजर्वेशन कर रहे हैं। वाटर मुझे बताने की जरूरत नहीं कितना आवश्यक है। तो क्या हम अपनी कॉलोनी को एक सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द सैनिटेशन सिस्टम। तीसरा हमारे जो रिक्वायरमेंट है, क्या हम अपने शहर को एनर्जी एफिशिएंट बना सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंट बनाने का मतलब हुआ कि हम अपने जितने भी फिक्सचर्स हैं, अगर हम उसमें 30% 40% भी एनर्जी बचाते हैं तो उतनी हम लोग फॉसिल फ्यूल कम करेंगे, उतना हम लोग कार्बन एमिशन कम करेंगे। क्या हमारी जो सड़क पे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हम सोलर पावर लाइट से पूरे कर सकते हैं। क्या हम अपनी जो
पावर हीटिंग की रिक्वायरमेंट उसको हम सोलर से यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या हम अपनी जहां पे ये नहीं कर सकते वहां पे एलईडी लाइट लगा करके एनर्जी को कम करेंगे? यानी हमारे फिक्सर्स भी एंड लाइट्स भी अगर सारा एनर्जी एफिशिएंसी एनर्जी की अगर आप जो सेविंग करेंगे, उस एनर्जी की सेविंग से आप यू आर रिड्यूसिंग द कार्बन कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर, उससे हमारा एयर भी क्लीन होगा और उससे सबसे बड़ी क्लाइमेट चेंज के जो चैलेंजेस वो भी कम होंगे। और इससे मतलब आपको जो ओवरऑल आई मीन व्हाट एवर दीज मेजर्स यू आर टेकिंग, दीज मेजर्स आर गोइंग टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगली चीज है कि हमारी मोबिलिटी के बारे में हम अगर जो टाउनशिप बनाते हैं उस टाउनशिप में पहला चीज तो ये कि आज की डेट में जो हमारे नए एज के बच्चे हैं, नाउ दे आर उबर एंड ओला के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, दे डोंट वांट टू ओन कार्स। आने वाली जनरेशन कार को नहीं यूज करना चाहती, वो लोग अब दे आर नॉट कार ओरिएंटेड की कार में गए लंबी ड्राइव पे जाकर के 10 किलो सब्जी खरीद करके ले आए, 5 किलो सामान लेकर के आए। अब वो सारा ओला उबर या आईटी बेस्ड सिस्टम आपका ई कॉमर्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं। ऐसे में हम क्या अपनी चीज को ज्यादा साइक्लेबल बना सकते हैं, वॉकेबल बना सकते हैं? इट इज मोर आई मीन नेचर फ्रेंडली, इट विल नॉट डिटोरेट द इन्वायरमेंट। हमारी जो पर्यावरण है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और हम अगर ऐसा चीज करेंगे तो स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होगा। आपका हरा भरा अगर आप ये कॉलोनी, तो हरी भरी कॉलोनी में आप वॉक करिए, आप वहां पे साइकिल करिए, उससे देखिए कि उसका क्या अलग से एडवांटेज होता है। तो कैन वी मेक दिस, हमें ओनली लॉन्ग डिस्टेंस अगर जाना है तो वी कैन यूज द एमआरटी और वी कैन यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वी कैन टेक ओला और उबर। तो इस प्रकार का भी एक हमें डेवलपमेंट करने की जरूरत है। अगली जो चीज मैं समझता हूं कि जो बहुत आज की डेट में आवश्यक है, वो आवश्यक है हमें आईटी बेस, क्योंकि हमारे आने वाले समय में लाइफ इज गोइंग टू बिकम डिपेंडेंट एंड मोर डिपेंडेंट ऑन द डिजिटल वर्ल्ड। आज आप देखिए, सिनेमा देखने के लिए सिनेमा हॉल जाने की जगह आप ओटीटी करते हैं, घर पे ही बैठे हुए सिनेमा हॉल बड़ी स्क्रीन पे आप देखते हैं। आपको सामान खरीदना होता है, घर में बैठे सारा सामान खरीदते हैं। अभी आपका पेंडेमिक आया, पेंडेमिक में सारा ऑफिस का काम घर में बैठ करके आप कर रहे हैं। आज अभी ये कॉन्फ्रेंस हो रहा, हम लोग बैठे यहीं से, कुछ लोग घर में बैठ करके कर रहे हैं, कुछ लोग ऑफिस में बैठ कर, मैं तो ऑफिस में बैठा हूँ, बहुत लोग घर से बैठ करके कर रहे होंगे। नाउ द वे वी आर गोइंग टू डू आवर बिजनेस इन फ्यूचर, आने वाले समय में इट इज गोइंग टू चेंज। दैट मीन्स आईटी इज गोइंग टू बिकम एज मच एसेंशियल टू अस एज वाटर और एयर। जैसे पानी और हवा हमारे लिए आवश्यक है हमारे सर्वाइवल के लिए, IT and communication systems are going to be as much important। और IT and communication system, जैसे पानी आपके लिए आवश्यक तो है, लेकिन पानी आप साफ पानी पी सकते हो। आपको गंदा पानी दे दिया जाए कि लीजिए इसको पीजिए, आप ना पानी पी सकते हो, और पियोगे तो पेट भी खराब होंगे, आपको बीमारी भी लगेगी। ऐसे ही IT सिस्टम आवश्यक है, बट IT सिस्टम विच इज गोइंग टू डिलीवर जॉब, यानी आपका जो बहुत ही रॉबस्ट सिस्टम होना चाहिए जो कि सही तरीके से हमको कनेक्टिविटी करे, हर कमरे से कनेक्टिविटी हो। आपके अगर आपके जो 3 कमरे का बेडरूम है, किसी भी बेडरूम से आप बैठे हुए, आपको कोविड में आप आइसोलेट हो गए, वहीं से बैठे ऑफिस चला रहे हैं, आप घर से कमरे बैठे काम कर रहे हैं, तो यू नीड दैट काइंड ऑफ ए सिस्टम। व्हेन वी आर डूइंग दिस प्लानिंग, जब हम आज की डेट में टाउन प्लानिंग करें, तो ये सोच करके करना पड़ेगा कि आने वाले से हमारी क्या रिक्वायरमेंट हो। हमारी मेडिकल भी टेलीमेडिसिन, द वे टेलीमेडिसिन आर मूविंग, बहुत सारी चीजें आपको जो नॉन इन्वेसिव तरीके से, बहुत चीजें आपको घर में बैठे बैठे आपका सारा एग्जामिनेशन हो जाएगा और आपको वही प्रिस्क्रिप्शन आ जाएगा, दवा भी वही आ जाएगी, एंड यू विल बी ट्रीटेड देयर। सो आर वी गेटिंग रेडी, आर वी रेडी आवरसेल्फ, मेकिंग अस रेडी फॉर द फ्यूचर? फ्यूचर रेडी हम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो ये भी हमारे लिए एक बहुत आवश्यक चीज है। फिर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। क्योंकि आज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तमाम सारे लोग, मैंने वो जो सीनियर सिटीजन की जो लाइफ कितनी सिक्योर है, कितनी इनसिक्योर है। आर यू feeling fully secure inside your house, outside your house, when you go on a walk in the park, when you go to the market, are you safe and secure? जो घर की हमारी लेडीज है, are they safe and secure? जो हमारे बच्चे हैं, are they safe and secure? तो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, दैट इज हर जगह, हर कोई को इसको कैसे, हाउ टू, एंड विदाउट नॉन इन्वेसिव। ऐसा नहीं कि जगह पुलिस लगा करके कहेंगे, सब जगह पुलिस चेक कर रही है, आपको रोक करके खड़ा कर देगी, चलिए अपना हाथ पांव दिखाइए कि आपने कोई पिस्टल, बंदूक, चाकू तो नहीं रखे हुए। ऐसा नहीं हो सकता। वी हैव टू मेक सिक्योरिटी कंप्लीटली नॉन इन्वेसिव। दैट इज आवर फ्यूचर लिविंग। आने वाले समय में, जैसे कि अग्रवाल साहब कह रहे थे कि हमने विदेशों में देखा, अब विदेश में देखने की जरूरत नहीं है। मैं इस बात को आपको पक्का बता सकता हूं, हमारे देश में इतनी सारी चीजें हुई हैं, इतने सारे किस्म के लोग हैं और इतने सारे क्रिएटिव लोग हैं। नाउ द स्टार्टअप इंडस्ट्री इज सो मच वाइब्रेंट इन दिस कंट्री, इतना सारा काम हो रहा है।
तो वी कैन डू थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स आर आवर ओन, और हम एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स शुड क्रिएट एन एटमॉस्फेयर, ऐसा इकोसिस्टम बनाए कि लोग एक एटमॉस्फेयर पे आए और आकर के वहां पे बात करें, तय करें और उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करें। जो हमने ब्लू एंड ग्रीन की बात की कि आपका ब्लू भी और ग्रीन भी, यानी वाटर भी और हरियाली भी, ये भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। वी हैव टू मेक श्योर, आई मीन ए कॉलोनी विच इज गुड, गुड मीन्स आपको अच्छी फीलिंग देनी चाहिए। अगर आप घर के बाहर निकले और सारे तरफ सूखा ही सूखा आपको या बड़ी ऊंची ऊंची भवन नजर आ रहे हैं, तो यू विल फील कंफ्यूज्ड, बिकॉज ह्यूमन नीड हमारा, वी नीड टू हैव ए क्लीन थिंकिंग के लिए बड़ी आवश्यक है। तो वी नीड टू हैव वाटर बॉडीज, एंड वाटर बॉडी ऐसी नहीं जो मच्छर पैदा करने वाली, वाटर बॉडी वो जो कि वहां पे जाकर के आपको चित्त शांत हो सकता हो। अभी हाल में हमने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस किया था। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के दिन आपको पानी के किनारे जाके बैठे स्वतः मेडिटेट करना चालू कर दें, इतनी खूबसूरती वहां पे हो जिससे आपको कर सकते हैं। That's how people used to do it. तो क्या हम लोग इस चीज को ऐसे हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं? और हमने ऐसी कॉलोनी देखा है अपने, मैंने हमने देश में ही घूम घूम करके जो जगह, तमाम सारी जगह मैं जाता हूं, वहां मैंने उसको मैंने देखा है कि ऐसी चीजें हो सकती है। एंड द लास्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू से इज द स्मार्ट सिटी. Why I chose this as a smart city as the last thing? Because smartness is a kind of a layer beyond all the infrastructure. चाहे वो पानी हो, मोबिलिटी हो, सीवर सिस्टम हो, सैनिटेशन सिस्टम हो, स्कूल एजुकेशन सिस्टम हो, हेल्थ सिस्टम हो, आप कुछ भी ले लीजिए, एनीथिंग विच इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल, एंड देयर कैन बी अ लेयर ऑफ स्मार्टनेस whose job is only to get more from less. The major focus should be to get more from less. If I have got only this much space, in this space, how can I accommodate maximum number of conversation? So हम कैसे, how to get more from less? That's the focus of the smart city. That's the 3-letter word which I learned from Honorable Prime Minister when he was launching a smart city mission in 2015 in Vigyan Bhavan. He said a smart city is nothing but to get more from less. What is that you will do so that your colony gives maximum satisfaction to your people? It provides an atmosphere where people can realize their self. Somebody is an artist, let him produce the best art. Somebody is a scientist, let him do the best work in the science. Somebody is a player, a sportsman, let him do the best work as a sports person. So what is that you can do? How you can do? And within the resources, because resources are not unlimited. We are not blessed with unlimited resources. We have got limited resources. उस resources को कैसे हम प्रयोग करेंगे optimally, जिससे you get best of that. And for that, how can you use the layer of, it can be IoT, it can be artificial intelligence, it can be simple IT, it can be telecom system, it can be anything. This is something which, and I and you need not know it. Now we have got enough number of experts around us who will help us in doing this. And you have got ample number of examples जहां पे लोग इसको कर रहे हैं, चाहे वो मोबिलिटी के बारे में, किसी चीज के बारे में. I can give you hundreds of examples जहां पे सही तरीके से उसका प्रयोग किया गया. The same system of mobility is now carrying more people and people are more satisfied. You can have more, but you will get less because you have mismanaged, because you are not using it properly. So you can be there can be other story also. So that's why I chose a smart city as the last word, because this is something which जब आप township आप बनाएंगे, the township should be smart. The township should lead to the smart people. Township should lead to the smart systems. And वो तभी पॉसिबल होगा जब आपके डिजाइन में, थिंकिंग में इस चीज का ये जुड़ा हुआ होगा. मैं एक बार दोबारा आपको, आपने मुझे बुलाया and gave me opportunity to address to such an august gathering. आप तमाम लोगों के इतने सारे अनुभव है, इतनी सारे नॉलेज है, इतनी सारी एक्सपर्टीज है, इतने सारे कमिटमेंट है, and all this commitment will be translated towards commitment to the nation, and the nation which is forging ahead on a new India. एक नए भारत की तरफ जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आप सब लोगों की बहुत बड़ा योगदान होगा. इसके लिए आपके डिस्कशन के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं. All the very best for a very engaged and a good positive discussion on the subject. Thank you. सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने का सर. और आपने इतना विस्तार से पूरा सब्जेक्ट हमें आज अपने व्यूज बताए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर. थैंक यू. Thank you so much, sir. Thank you for bringing out very, very relevant points. In fact, all this culminates into a smart living
what you brought out, and it leads to ease of living. And without ease of living, there cannot be any ease of doing business. So thank you so much, sir, for giving us the valuable time and giving your detailed address on the creating self-sustaining township, which is going to be leading the way. India is going to be transforming itself in the next decade, and we hope and pray that our business grows, our township grows, our people. There are 109 participants who are watching and listening to this program, including the panelists, who are esteemed panelists who are there with us. Thank you so much once again.